कि मोदी साहब के इस दौर को या भारत की तरक्की को देख रहा हूं, मुझे गुप्ता डायनेस्टी, शोका सिविलाइजेशन, मुझे सारी चीजें वो नजर आ रही हैं। जब कभी भारत इस पूरी दुनिया की बहुत बड़ी सिविलाइज नेशन थी, ये जो यूनाइटेड इंडिया था। सो थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, शायद आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके से आपकी ट्वीट इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस टाइम उसको चर्चे में है, डिस्कस किया जा रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के साथ उसको लिंक किया जा रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। सबसे बड़ा मैं इसकी मिसाल देना चाहूंगा कि भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनका एजुकेशन, उनकी, और सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि उनकी जो मिडिल क्लास है, उनके जो यंग लोग हैं, उनके अंदर एपेटाइट है टू लर्न एंड ग्रो, जो उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो उनको इस वक्त यूरोप से आगे लेके जा रहा है। क्योंकि अमेरिका और यूरोप, यहाँ के जो नौजवान हैं वो नशों पे लगे पड़े हैं, बोर हो चुके हैं, और एक बिजनेस के पढ़ाई जाती है लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो इनकी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट जो है वो खत्म होती नजर आ रही है। कौम, जो नई कौम है, जवान लोग हैं, वो मैथ पढ़ने से डर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन भारत की जो मिडिल क्लास है, भारत की जो यंग नौजवान कौम है, उनकी वो तालीम में आगे है। कंप्यूटर पे उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे मनापली हासिल कर ली है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा मैं समझता हूं भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया, और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया, नेशनलिज्म फॉर इंडिया। ये सारे सीक्रेट है। ये कनाडा का जो ट्रेंड है सबसे ज्यादा जाने का सिर्फ भारतीय पंजाब के अंदर है, और ज्यादातर हमारी सिख बरादरी के अंदर है। दूसरी कौमें, इस वक्त मैं खुद आई विटनेस ये कर रहा हूं चीजें, कि वो यहां से वापस इंडिया जा रहे हैं। वहां पे उनकी तनख्वाहों के पैकेज जो है वो डॉलरों के कंपेटेबल हैं उनके, बल्कि वो प्रेफर करते हैं कि भारत में जाकर एक अच्छी जिंदगी गुजारें, अच्छा लाइफस्टाइल गुजारें, और तनख्वाहें उनकी अमेरिका के डॉलरों के बिल्कुल बराबर है। अब भारत के अंदर 1300 यूनिवर्सिटियां इस वक्त, आपके पास टूटी फूटी कुछ 70-80 सारी यूनिवर्सिटियां हैं, और वहां से भी जो ग्रेजुएट लड़के होके निकलते हैं वो इंग्लिश के 2 लफ्ज सीधे नहीं बोल सकते, बल्कि खबर कम है, मुझे मजाक ज्यादा लगता है। हमास के लीडर जो हानिया इस्माइल हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में एक वीडियो लिंक पे खिताब किया है, और पाकिस्तान के बारे में 2 लफ्ज उन्होंने कहा, ये बहादुर कौम है और मुजाहिदीन है, और हम इनसे मदद की, इनको कहेंगे इजराइल से करें। मैं समझ रहा था कि उन्होंने वाकई मजाक किया है, कि क्या इंडिया आपसे बात करना चाहता है। जी। मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक तो ये आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरा, जो माजी के अंदर आपने उनके एतमाद को कई दफा ठेस पहुंचाई है, उधर से उनको कई उस पर शिकवे गिले मौजूद हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमारे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं और आज इनका हमारे इस प्रोग्राम में होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इनकी एक ट्वीट ना सिर्फ इंडिया के सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे वायरल है, बल्कि इंडियन मीडिया के मुताबिक, खबरों के मुताबिक, कि इनकी ट्वीट का जिक्र इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी एक स्पीच में भी किया है, जो कि आपको क्लिप हम इसी वीडियो में दिखाएंगे। साथ ही साथ बात करेंगे हम इस टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में जिस तरीके से बढ़ती नजर आ रही है, इंडिया और रशिया की ट्रेड जिस तरीके से बढ़ती नजर आ रही है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे कहां है, पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम किस पोजीशन पे है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के हवाले से बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, शायद आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके से आपकी ट्वीट इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस टाइम उसको चर्चे में है, डिस्कस किया जा रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के साथ उसको लिंक किया जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपने कौन सी ऐसी बात कर दी जो कि इतनी वायरल हो गई, आपने क्या बात की? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। डॉक्टर साहब, मैंने सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने भारतीय दोस्तों का, भारतीय जिन्होंने जो इतनी इज्जत अफजाई खासकर करते हैं, और मेरी इस बात को इतना उन्होंने किया। मैं अब आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड, हम्बल्ड, और शुक्रिया मेरी तरफ से बहुत बहुत।
लेकिन जो उसमें मैंने बात की थी, मैंने मोदी जी के आने वाले इलेक्शन में उसकी प्रेडिक्शन की थी, और मैंने उसमें कुछ वजूहात बताई थी कि इस वक्त मोदी साहब की पॉपुलैरिटी की वजूहात क्या है। और मैंने उसमें कोई भी ऐसी चीज जो है जिसको एग्जैजुरेट नहीं किया था, बिल्कुल हकीकत में सारी चीजें बताई थी कि किस तरीके से पिछले साल 2 साल से वो मुसलसल ना सिर्फ भारत को, भारतीय करेंसी को, भारत की इकोनॉमी को, भारतीय डायस्पोरा को किस तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं और वो इसमें कितने कामयाब हैं। मैं यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि मुझे ये बताना चाहूंगा लाजमी कि मोदी साहब के इस दौर को या भारत की तरक्की को देख रहा हूं, मुझे गुप्ता डायनेस्टी, शोका सिविलाइजेशन, मुझे सारी चीजें वो नजर आ रही हैं। जब कभी भारत इस पूरी दुनिया की बहुत बड़ी सिविलाइज नेशन थी, ये जो यूनाइटेड इंडिया था, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मैं मुसलसल रिसर्च कर रहा हूं टेक्सला यूनिवर्सिटी पर, चाणक्य आचार्य के ऊपर इनके साथ, और मैं बुक पढ़ रहा हूं अर्थशास्त्र। तो मैं इसमें कोई शक नहीं है कि वो दौर दोबारा आने वाला है जब भारत विल बी दी सोल सुपर पावर। लेकिन इसमें मोदी साहब जैसे लीडर का होना बहुत जरूरी है। इससे पहले जो कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती थी, मखलूत गवर्नमेंट्स बनती थी, मुख्तलिफ किस्म की पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाती थी, वो अचीव कुछ नहीं कर पाती थी। तो इस वक्त सबसे ज्यादा मैं समझता हूं भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया, और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया, नेशनलिज्म फॉर इंडिया। ये सारे सीक्रेट है, और मैंने इन्हीं चीजों का जिक्र किया था। एक एक कंट्री को, एक कौम को अगले लेवल पर लेके जाते हैं, और मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं कि काश दूसरे ममालिक में भी ऐसी लीडरशिप पैदा हो, ताकि वो भी जो यूनाइटेड वोटर्स के लिए, लोगों के लिए काम कर सके, बजाय सियासत तनकीद बराए तनकीद, और अपनी सियासी पार्टियों की मोहब्बत में वो फिर वोटर्स को तंग करते हैं, कुछ डिलीवर नहीं कर पाते। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आजकल अमेरिका को देख लें आप। सेनेट के अंदर इस वक्त डेमोक्रेट्स हैं, और निचले लोअर लेवल पर कांग्रेस के अंदर रिपब्लिकन है। तो वो कुछ भी, हर चीज डेड एंड पे चली जाती है, कुछ भी अकम्प्लिश नहीं होता। तो मैंने इन्हीं चीजों का इशारा किया था, और मैं अब वेरी प्राउड ऑफ इंडिया मैटर फैक्ट, क्योंकि मैं जिस तरह भी है, मैं एक साउथ एशियन हूं, मैं खुद, मेरी बड़ी मुमासलत है भारत के साथ। वी आर द सेम पीपल। कई लोगों को अच्छा ये नहीं लगता मैं जब कई दफा बात करता हूं, लेकिन इसमें कोई हकीकत, इसमें कोई शक नहीं है। वी आर द सेम पीपल। हम खाते एक जैसा है, पीते एक जैसा है, सोचते एक जैसा है, हवाएं एक तरह की हैं, हमारी शक्लें एक जैसी हैं, हमारा डीएनए एक जैसा है। चाहे आप नफरत में किसी तरीके से भी उसको डिवाइड कर लें, इट डजंट मैटर। लेकिन वी आर वन पीपल इस रीजन में, जो एक कभी एक यूनाइटेड इंडिया होता था। वी हैव लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। सर बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन शायद सोच में बहुत सा फर्क आ चुका है। सर आपने प्रेडिक्शन की और वो प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा वायरल हुई। मैं आपसे आज ये भी चाहूंगा कि आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, पाकिस्तान की जो आने वाली गवर्नमेंट है उसके हवाले से, या पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से भी प्रेडिक्शन करें। लेकिन पहले आते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने भी बहुत बाकायदा तौर पर ना सिर्फ तारीफ की इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, बल्कि ये बोला कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर किसी से डरते नहीं, किसी के दबाव में नहीं आते। जैसे रशिया पे सैंक्शंस थी, फिर भी उन्होंने ऑयल की ट्रेड की, और ना सिर्फ ट्रेड की, मतलब ऑयल खरीदा, बल्कि उसे रिफाइन करके पूरी दुनिया को सेल किया। क्या समझते हैं सर, क्या वजह है? दुनिया की बहुत बड़ी आबादी है, इस वजह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं डरते किसी से, या उन्होंने आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के पैसे नहीं देने इस वजह से नहीं डरते, या फिर उनके साथ उनकी पब्लिक है इस वजह से वो किसी से नहीं डरते? आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो चो सब जो लीडरशिप होती है, उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी होती है कि लीडर एक डिसीजन लेकर फिर उस पर डट जाता है। वो उससे उसको अपना जो डिसीजन होता है उसको सपोर्ट करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन आपने खुद जिस तरह फरमाया है कि कौम ने उनको मैंडेट दिया है। और दूसरा, मैं समझता हूं एक लीडर के अंदर जो एबिलिटीज होती है, टीम बिल्डिंग होती है। उनकी टीम आप देख लें, उनके ग्रिप देख लें सब्जेक्ट के ऊपर कि किस तरीके से वो कंपेन करते हैं, किस तरीके से सख्त फैसले करते हैं। जिस तरह उन्होंने शुरू में करेंसी के हवाले से डिसीजन लिया था, बड़ा नेगेटिव उसके बारे में आई चीजें। फिर उसके बाद कई दफा आपने देखा है कि उनके जो डिसीजन होते हैं वक्ती तौर पर लगते हैं कि बड़े रफ हैं, बड़े लो जी अब कौम घबरा जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन कुछ महीनों के बाद आप देखते हैं कि वो फैसला उनका ठीक होता है। ये एक मेरे ख्याल में एक अच्छे लीडर की, एक ताकतवर लीडर की एक खासियत होती है कि वो इसको डरना नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग फैसले
कौम के लार्जर बेनिफिट के लिए फैसले लेता है और फिर उस पर डट जाता है। और मेरे ख्याल में इस वक्त जिस तरह मैं आपको एक और छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी हर जगह पे। जिस तरीके से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आए थे, यूके जो बर्तानिया है उसने यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया था। मैक्रोन है, सबसे छोटा वो सदर है लेकिन ही इज फ्रेंच। फिर स्प्रिंग राइजिंग आई मिडिल ईस्ट में, इमरान खान साहब आए। ये भी सारी एक नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थी। भारत के अंदर जो है मोदी साहब आए थे, लेकिन सारी मूवमेंट्स खत्म हो चुकी हैं। लेकिन मोदी साहब इज स्टैंडिंग अलोन। इसी वजह से ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर राइट नाउ इन द वर्ल्ड, क्योंकि दूसरे सारी मूवमेंट्स जो है वो खत्म हो चुकी हैं, इंतशार का शिकार हो चुकी हैं। लेकिन मोदी साहब इज स्टैंडिंग हाई मैन। सर डेली बेस पे हम प्रोग्राम करते हैं और ज्यादातर इंडियन टॉपिक्स को, मतलब ये है कि क्योंकि हमारा नेबर कंट्री है और मेरी ये सोच रहती है कि जो चीजें वहां पे हो रही हैं, जो उनकी बेहतर पॉलिसी है, उसे डिस्कस किया जाए ताकि थोड़ा बहुत पाकिस्तान के लोग भी देखें और समझें। सर नो डाउट वो इस टाइम तारीफ के लायक हैं, तारीफ के काबिल हैं और इसलिए हम तारीफ करते भी हैं, लेकिन हमें सीखने की जरूरत है। क्या कौन सी ऐसी पॉलिसी इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें समझने की जरूरत है इंडियन गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी जी से, या फिर ओवरऑल इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे? कोई एक ऐसी चीज जो हम समझ सकते हैं, हमारे पॉलिटिशियन समझ सकते हैं? सबसे बड़ा मैं इसकी मिसाल देना चाहूंगा कि भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनका एजुकेशन, उनकी, और दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि उनकी जो मिडिल क्लास है, उनके जो यंग लोग हैं, उनके अंदर एपेटाइट है टू लर्न एंड ग्रो, जो उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो उनको इस वक्त यूरोप से आगे लेके जा रहा है। क्योंकि अमेरिका और यूरोप, यहाँ के जो नौजवान हैं वो नशों पे लगे पड़े हैं, बोर हो चुके हैं, और एक बिजनेस के पढ़ाई जाती है लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो इनकी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट जो है वो खत्म होती नजर आ रही है। कौम जो नई कौम है, जवान लोग हैं, वो मैथ पढ़ने से डर रहे हैं। यहाँ पे वो कोई नई चीजें लर्न कर, चैलेंजेस से वो भाग रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में पड़ चुके हैं। लेकिन भारत की जो मिडिल क्लास है, भारत की जो यंग नौजवान कौम है, उनकी वो तालीम में आगे है। कंप्यूटर पे उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे मनापली हासिल कर ली है। और मैं यही चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त देखें, सबसे बड़ा सीख मैं बताना चाहूंगा, आपका हैंडीकैप है, आपके पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है। वहां में आप जाएं, वहां टैक्सी वाला भी इंग्लिश बोलता है, रिक्शे वाला भी इंग्लिश बोलता है, और क्योंकि दुनिया की सारी साइंस की इंग्लिश में है। लेकिन आपने तालीम से आप नाराज हैं, आप तरक्की से नाराज हो चुके हैं। सबसे पहले आपको सबसे बड़ा इस वक्त होगा, भारत के अंदर 1300 यूनिवर्सिटियां इस वक्त, आपके पास टूटी फूटी कुछ 70-80 सारी यूनिवर्सिटियां हैं, और वहां से भी जो ग्रेजुएट लड़के होकर निकलते हैं वो इंग्लिश के 2 लफ्ज सीधे नहीं बोल सकते। लेकिन चौसा मैं इस वक्त सबसे पहले कहूंगा किसी को, लीडरशिप को, कि अपनी जो आपकी यूथ यहां से भाग भाग के दूसरे मुल्कों में जा रही है, उनको रोका जाए। अगर भेजना भी है तो यहां से उनको तालीम दे के भेजा जाए, ताकि बजाय वो बॉर्डरों के ऊपर जलील हो ख्वार हो और जाकर वहां पे अनस्किल्ड लेबर बने, वो जाके तरक्की का बायस बने और स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा बन सके। एक तो ये है। दूसरा सबसे बड़ी बात मैं चाहूंगा, आपको करप्शन खत्म कर रही है, आपकी करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन होना सख्त जरूरी है। और दूसरा एक और, भारत के अंदर की पोजीशंस के ऊपर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि डुअल सिटीजन वहां पे करें। आपका हर अफसर दूसरा जो है वो डुअल सिटीजन है, आपका हर लीडर वजीर सारे डुअल सिटीजन है। इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। और उसके बाद आपको कुछ प्रोडक्ट्स, जिस तरह बांग्लादेश ने कॉटन को एक प्रोडक्ट बना के उस पर स्किल बनाई, उन्होंने दे टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल। आपको भी 1-2 प्रोडक्ट्स ऐसी पकड़नी पड़ेगी जिसको एक्सपोर्ट करने के लिए आप पूरी पाकिस्तान के अंदर कौम को एंगेज करें उसमें। और बिलखसूस आपकी खवातीन घरों में फारग बैठी हैं। बांग्लादेश की तरक्की का सीक्रेट उन्होंने जब खवातीन को एंगेज किया फैक्ट्रियों में, तो उनकी तरक्की का बायस बना। आपकी ज्यादातर पॉपुलेशन घरों में बैठी है, कुछ भी नहीं कर रही है। विमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है आपको। और दूसरा, रिलीजन के ऊपर ज्यादा कारोबार करने की बजाय उसको छोड़ दिया जाए कि ये लोगों के जाती मामला है, आपको उससे बाहर निकलना होगा।
ऐसे ही है सर, एग्जैक्टली। और अभी आपने बात की कि पाकिस्तान से जो नौजवान है वो बाहर भागते, मतलब फॉरेन कंट्रीज में जाने की ख्वाहिश रखते हैं और भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी 2 दिन पहले की खबर है कि जो इंडिया कनाडा का कन्फ्लिक्ट चल रहा था, डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसको लेकर, उसको देखते हुए इंडियन स्टूडेंट्स ने 40% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एप्लीकेशंस में कमी आई है कि भाई हम कनाडा नहीं जाएंगे, हम इंडिया में स्टडी जो अपनी कंटिन्यू करेंगे या उधर से ही हासिल करेंगे। सर ये एक माइंडसेट है मेरे ख्याल से कि वो अपनी नेशन को फर्स्ट रखते हैं, अपने कंट्री की रिस्पेक्ट को फर्स्ट रखते हैं कि भाई कनाडा अगर हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता तो हम वहां पर नहीं जाएंगे। 40% स्टूडेंट्स ने अप्लाई ही नहीं किया। ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत हैरत वाली बात है। हमारे यहाँ पे तो देखने में ही आता है कि अमेरिका को दिन रात हम ये कहते हैं कि भाई दुश्मन है, दुश्मन है, जो पाकिस्तान में करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है। और आज किसी को भी आप वीजे के लिए बोलेंगे तो वो भागता हुआ ये कहेगा कि मुझे बस किसी तरीके ले जाओ, अमेरिका ले जाओ। बिल्कुल। दूसरा, मैं बिल्कुल, वो मैंने खबर पढ़ी है कि इस वक्त एप्लीकेशंस कम हो चुकी हैं और क्राइम रेट खासकर स्टूडेंट्स के हवाले से आया तो सबसे ज्यादा कनाडा में आया है, जो जिसमें ज्यादातर हिंदुस्तानी जो तालिब इल्म है भारतीय वो मारे गए हैं। और यहाँ पे ये भी मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगा, ये कनाडा का जो ट्रेंड है सबसे ज्यादा जाने का सिर्फ भारतीय पंजाब के अंदर है और ज्यादातर हमारी सिख बरादरी के अंदर है। दूसरी कौमें, इस वक्त मैं खुद आई विटनेस ये कर रहा हूं चीजें, कि वो यहां से वापस इंडिया जा रहे हैं। वहां पे उनकी तनख्वाहों के पैकेज जो है वो डॉलरों के कंपेटेबल हैं उनके, बल्कि वो प्रेफर करते हैं कि भारत में जाकर एक अच्छी जिंदगी गुजारें, अच्छा लाइफस्टाइल गुजारें, और तनख्वाहें उनकी अमेरिका के डॉलरों के बिल्कुल बराबर है। और होना भी चाहिए इस वक्त, क्योंकि इस वक्त तरक्की है। हर दूसरी जो प्रोडक्ट है वो भारत के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है। जिस तरह आप फार्मास्यूटिकल ले लें, आप मोबाइल फोन ले लें, आप टेस्ला ले लें, आप उनका डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट उनके देख लें, जिस तरीके से, तो हर चीज वहां होनी है। वहां भी तो उनको तालीम की जरूरत है। और जो लोग यहाँ से इनके आईवी लीग स्कूलों में, बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे भारत के, उनको अच्छे पैकेज मिल रहे हैं भारत में, वो जाना पसंद करते हैं। मैं खुद ये देख रहा हूँ होता हुआ इस वक्त कि यहाँ से जो इवन दैट इंडियन अमेरिकन दे आर मूविंग बैक टू इंडिया। अभी खबर ये भी आई थी कि चाइना और जो सा है कॉरिडोर उनका BRI के नाम से जो चल रहा था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं, खासतौर पे इटली ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि भाई हम इस प्रोजेक्ट से साइड पे होते हैं, हमारा इस प्रोजेक्ट से ताल्लुक नहीं है। क्या समझते हैं इंडिया और इटली, इंडिया और रशिया, इंडिया और USA, ये सब कंट्रीज आज आके इंडिया के साथ अपने रिलेशन, इवन इंडिया और UAE, इंडिया और सऊदी अरेबिया, ये सब कंट्रीज क्यों आज के दौर में अपने रिलेशन बेहतर करने की तरफ मतलब ख्वाहिश कर रहे हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो? उसकी वजह यह है कि एक तो उनकी पॉपुलेशन है, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है वहां पे, और तीसरा उनकी जो यूथ है, इसे एजुकेटेड यूथ है। इस वक्त आप देखें तो किस तरीके से वो बाहर जाके उनका जो टेक्नोक्रेट बन जाते हैं, जो भारतीय जब एजुकेशन साथ लेकर जाते हैं। ट्रेंड उनका देखें, एवरेज जो जा रहा है वहां पे, आदर ही इज अ बैचलर इन इंजीनियरिंग है या मास्टर्स है उनके पास। वर्सेज आप दूसरी कौमें देख लें, इस वक्त जिस कंट्री में मैं बैठा हूं इस वक्त, इंडियन डायस्पोरा इज द रिचेस्ट, अमीर तरीन डायस्पोरा है इस वक्त अमेरिका का, और इन्फ्लुएंस उनका इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू अदर इजराइल और मे बी बेटर। मैंने आपको हमेशा बताता हूं कि व्हाइट हाउस की 300 से ज्यादा पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स दे आर इंडियन अमेरिकन। तो उसकी वजह यह है कि वो पढ़ लिख के यहाँ आए थे या उन्होंने यहाँ आके मजीद पढ़ा है। हमारा डिफरेंस ये है कि हमारा ज्यादातर डायस्पोरा इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके गाड़ियों के डिगीज में, ट्रक्स में आता है यहाँ पे। फिर वो क्या करेगा? वो यहाँ से आता है, वो $1 कमाता है, दूसरा डॉलर उधारा लेकर पाकिस्तान भेज देता है, और वहां पे वो फिर आपको पता है, और फिर वही डॉलर वापस आ जाता है। वो जो आपके वो रूलिंग एलीट है, वो वहां उसी को रिश्वत के किसी चक्कर में करके अपने बच्चों के खर्चे के लिए लंदन और टोरंटो ले आते हैं। लेकिन दिस इज रॉन्ग। आपको तालीम पे तवज्जो देनी होगी, इसके बगैर गुजारा नहीं है आपका। ठीक है, डेफिनेटली इंडिया के हवाले से डिस्कशन की, जो भी अचीवमेंट थी या जो भी हम सीख सकते थे हमने उसके ऊपर बात की। सर अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो मुझे शिद्दत से आजकल फील हो रहा है कि पाकिस्तान में ये कंसेप्ट ही नहीं लाया जा रहा कि भाई इन चीजों के ऊपर भी डिबेट की जा सकती है, इन चीजों के ऊपर भी डिस्कशन की जा सकती है कि दुनिया में क्या हो रहा है। हम लोगों से डिस्कशन करते हैं, पब्लिक में जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया क्या कर रही है, कौन सा कंट्री किसके साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है। आप क्या समझते हैं कैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में, कैसे यूथ में इन चीजों को प्रमोट किया जा सकता है? हम अपनी तौर पे कोशिश करते हैं, पब्लिक में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारी पॉलिटिशियंस को भी ये चाहिए, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को भी चाहिए कि इस तरह की डिस्कशन, इस तरीके से डिबेट अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे लाएं?
इसका एट द एंड फायदा शायद पाकिस्तान को होगा। चौधरी साहब, आपकी अवाम को जानबूझकर गैर तालीम याफ्ता, गैर शऊर याफ्ता रखा जाता है। उसकी वजह यह है कि आपके पॉलिसी मेकर जो ऊपर बैठे हैं, उनके बच्चे इन यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ रहे, वो तो लंदन में पढ़ रहे हैं। तो उनको क्या जरूरत है कि आपकी और आपके बच्चों की तालीम पर तवज्जो दें? बल्कि अगर आप पढ़ जाएंगे, शऊर याफ्ता हो जाएंगे, तो उनके लिए नुकसानदेह है। वो आपको बड़े आसानी से लूट नहीं सकेंगे। इस वक्त तो आपको बिल्कुल खूबसूरती के साथ वो बेवकूफ बनाते हैं और लंदन में प्रॉपर्टियां बना रहे हैं। मैं जो आपके मिसाल अभी दे देता हूं, बिलावल भुट्टो साहब कहां के पढ़े हैं? इंग्लैंड से, ऑक्सफोर्ड से। इस वक्त नवाज शरीफ साहब के दोते पोते कहां पढ़ रहे हैं? लंदन में पढ़ रहे हैं। आपके इमरान खान साहब हैं, उनके बच्चे सारे इंग्लैंड पढ़ रहे हैं। अगर वो, उनके लिए तो सबसे बड़ा आसान काम यह है कि आपको मुसलसल जिहाद की तरफ लगा के रखें और आपके ऊपर से वो ऊपर सारी मलाई जो है वो उतार के ले जाते हैं लंदन। तो दर हकीकत आपको पाकिस्तानी लीडर चाहिए। आपके इस वक्त जो लीडर हैं, आपको चलाने वाले, वो पाकिस्तानी नहीं है। आपको ऐसा लीडर चाहिए पाकिस्तान के अंदर जिसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ हो, जिसके बच्चे पाकिस्तान की इन्हीं यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हो जहां आप पढ़ रहे हैं। तो तभी आप तरक्की कर पाएंगे। वरना ये जो आपने फॉरेन रूलर ऊपर बिठाए हुए हैं, ब्रिटिश एजेंट, दे वोंट लेट यू डू एनीथिंग, पीरियड। ठीक है। और जाहिर बात है, जो अगर कोई यूथ से हो या कोई भी अगर बात करता है कि भाई हमें आगे जाना है, जो दुनिया जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, हमें भी कोशिश करनी है। इवन कोई इंडिया की बात करता है कि भाई इंडिया में बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, तो बहुत आसानी से उस पर टैग लगा दिया जाता है इंडियन एजेंट का। और पाकिस्तान में मैं देखने वालों को बताता चलूं कि दो चीजें, दो इल्जाम किसी पे भी लगा के आप उसे चुप करवा सकते हो। एक तो मजहब के हवाले से उस पर बात कर दो कि जी ये इसने मजहब की तौहीन की है, और दूसरा इंडियन एजेंट आप किसी को भी कह दो, वो बेचारा सारी जिंदगी अपनी सफाई देता रह जाएगा कि भाई मैं इंडियन एजेंट नहीं हूं, मैं तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करना चाहता हूं। ये चीजें मैं भी फेस करता हूं, लेकिन यह है कि मैं हमेशा कोशिश करूंगा, जितनी मेरी हिम्मत हुई हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आवाज उठाई जाए, पाकिस्तान के लोगों को बताया जाए कि भाई दुनिया में रियलिटी क्या है और हमें किस तरीके से एक कुएं के अंदर रखा गया है, कुएं के मेंढक की तरह। सर, अगर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आती है, नवाज शरीफ साहब चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनते हैं, कहा यह जाता है कि भाई नवाज शरीफ के इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब अपने टाइम पे अपने एज ए प्राइम मिनिस्टर फिर से रिलेशन बेहतर कर पाएंगे? और क्या इंडिया रिलेशन अब बेहतर करना चाहेगा? क्या अब इंडिया रिलेशन बेहतर करेगा? देखिए, एब्सोल्युटली इस वक्त एक्सपेक्टेशंस हैं नवाज शरीफ साहब से, और माजी में भी उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए थे। लेकिन इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, सारे जो डिसीजन मेकर हैं, उनको एक पेज पे होना जरूरी है। अकेला नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश जो है वो कोई माने नहीं रखती। इस वक्त आपके जो इंटरनेशनल रिलेशंस बिलखसूस इंडिया के हवाले से वो डिफेंस रिलेटेड समझे जाते हैं, और जब तक आपकी एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं होगी एक पेज पर, तो ये बात आगे नहीं जा सकेगी। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या इंडिया आपसे बात करना चाहता है? मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक तो ये आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है, नंबर वन। दूसरा, जो माजी के अंदर आपने उनके एतमाद को कई दफा ठेस पहुंचाई है, उधर से उनको कई उस पर शिकवे गिले मौजूद हैं। आपको उससे पहले बेबी स्टेप्स लेने जरूरी हैं। मैं हमेशा ही समझता हूं कि डिप्लोमेसी के अंदर कभी भी सारे दरवाजे बंद नहीं होते। विल की जरूरत होनी चाहिए। अगर विल करें तो मेरे ख्याल में, अगर कोशिश करें तो पॉसिबिलिटी है। और ये एक्सपेक्टेशन है नवाज शरीफ साहब से कि ही मे कम, और नॉट सिर्फ ओनली इन पाकिस्तान, सारी दुनिया में ये सोचा जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ कम्स बैक तो भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर होंगे और यूएई में तिजारत के हालात बेहतर होंगे। ये दो एक्सपेक्टेशंस उनसे हुए हैं। वो अब वो देखें किस तरीके से इस चीज को पूरा कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए एजुकेटेड पाकिस्तानी या फिर आम पाकिस्तानी की हैसियत से यही चाहूंगा कि हमारे इंडिया के साथ, ना सिर्फ इंडिया के साथ, अफगानिस्तान, ईरान के साथ, चाइना के साथ, जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, उन सब के साथ रिलेशन बेहतर हों, क्योंकि मैं जानता हूं कि उससे फायदा पाकिस्तान के आम गरीब को होगा, आम शहरी को होगा। हम जज्बाती नारे लगाते हैं, नहीं जी नहीं, इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे, कश्मीर का इशू जब तक हल नहीं होगा, कश्मीर लेंगे तो ट्रेड करेंगे। ये सब हवाई बातें हैं जो कि हमारे दिमाग में बैठा दी गई हैं, और उसका नुकसान हमें हो रहा है। इंडिया वाले बहुत बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अपने आप को आगे डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाते नजर आ रहे हैं। सर, लास्ट में एक तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर भी बात करना चाहूंगा। 2-3 मिनट की आप जो ओवरऑल बात है वो करिएगा, लेकिन एक स्टेटमेंट में अगर बोलूं कि आप इंडियन यूथ के लिए और एक स्टेटमेंट पाकिस्तानी यूथ के लिए क्या डिफरेंस देख रहे हैं सोच में और एजुकेशन सिस्टम में, ओवरऑल एक एक स्टेटमेंट आप अगर आप देना चाहें।
मैं सबसे पहले तो जो भारत की यूथ है उनको मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनकी परफॉर्मेंस पिछले अगर देखा जाए 2 दहाइयों में एक्सीलेंट है। तालीम में बहुत आगे हैं। और पाकिस्तानी बच्चों के लिए मैं ये कहूँ, मैथ और इंग्लिश के बगैर कोई गुजारा नहीं है। मैं हमेशा आपसे अपील करता हूं कि आप इंडियन मूवीज देखते हैं, आप इंडियन गाने सुनते हैं, लेकिन कभी उनकी उनकी खबरें भी सुने, कभी ये भी देखें उनकी तरक्की के सीक्रेट क्या है। आप कोशिश करें उनसे लर्न करने की। और दूसरा, दोनों तरफ से मेरी हम्बल ये रिक्वेस्ट होगी कि नफरतों को एक दफा साइड पे रख के एक प्यार और मोहब्बत और हार्मनी को भी एक चांस देने की कोशिश की जाए। मेरे ख्याल में पहले हमने 6 साल बहुत ट्राई कर ली है, अब ये टाइम आ चुका है कि वी शुड थिंक अबाउट इट, कि बॉर्डर सॉफ्ट हो, आना जाना हो, ट्रेड हो, कल्चरल ट्रेड हो। और मैं समझता हूं कि इट विल बी गुड फॉर बोथ कंट्रीज, फॉर बोथ, मेरे ख्याल में इस पूरे रीजन के लिए अच्छा होगा। और यही मैं एक्सपेक्ट करता हूं, दिस इज व्हाट माय ड्रीम इज इन द फ्यूचर, कि बोथ कंट्रीज बिकम क्लोजर टू ईच अदर। अब मैं ऐसा ही है चॉइस सर, अब उसमें ऐसा ही है। और बहुत से लोग ये कहते हैं जी भाई कुछ नहीं हो सकता, आप जितनी भी बात करते रहो, चाहे यहाँ से बात हो वहां से बात हो, जब तक अदारे या जब तक पावरफुल लोग नहीं चाहेंगे रिलेशन नहीं बेहतर होंगे। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब तक पीपल टू पीपल, पब्लिक टू पब्लिक कनेक्शन नहीं होगा सोशल मीडिया के थ्रू या तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जब तक हम उन्हें नहीं सुनेंगे वो हमें नहीं सुनेंगे। नो डाउट बहुत सी खामियां होंगी हम में, बहुत से इश्यूज होंगे हमारे, लेकिन जब हम बात करेंगे सोशल मीडिया पे, जब हम एक दूसरे के लिए एक अच्छी उम्मीद अच्छी सोच रखेंगे, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहे यहाँ की हो वहां की हो, एक टाइम आएगा कि मजबूर होगी कि भाई अब रिलेशन बेहतर होने चाहिए, बॉर्डर सॉफ्ट होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ज्यादा सोचने की जरूरत है। सर लास्ट में हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे जो भी डेवलपमेंट्स हैं हमास और इसराइल को लेके, इसके अलावा अगर इंडिया और कनाडा की बात करें या ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे आप? तो साहब, इस वक्त जो इंटरनेशनल चंद खबरें आ रही हैं उसमें सबसे बड़ी खबर तो ये थी कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जो है यूएई गए और उसके बाद सऊदी अरेबिया गए, उनका जी बड़ा जी। जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। और इसमें अमेरिका के लिए काबिल तशवीश है कि वो अमेरिकन एयरलाइंस को जाके मिल रहे हैं, अपना ट्रेड बढ़ा रहे हैं, और उनको इस जबरदस्त तरीके से रिसीव किया गया। उस दूसरी खबर सबसे बड़ी ये है कि जिस दिन वो वापस रशिया पहुंचे हैं फौरन ही ईरान के प्रेसिडेंट वहां पहुंच गए हैं। खबर ये है कि यूएई ने इस चीज का ऐलान किया है कि वो अब डॉलर की बजाय अपनी करेंसी के अंदर तेल बेचेंगे। उसके बाद जो अगली सबसे बड़ी खबर ये है, बल्कि खबर कम है, मुझे मजाक ज्यादा लगता है, हमास के लीडर जो हानिया इस्माइल हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में एक वीडियो लिंक पे खिताब किया है और पाकिस्तान के बारे में 2 लफ्ज उन्होंने कहा, ये बहादुर कौम है और मुजाहिदीन है और हम इनसे मदद की इनको कहेंगे इजराइल से करें। मैं समझ रहा था कि उन्होंने वाकई मजाक किया है। भाजन साडे को तो टीटीपी नहीं संभालन पी होंगी, तुसी कहंदे इजराइल के गल पै जाइए। दूसरी उससे अगली खबर जो ये है कि हंटर बाइडन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है यहाँ पे, उनके ऊपर चार्जेस लग चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है। और उसके बाद जो आखिरी खबर मैं बताना चाहूंगा कि पुतिन साहब ने मोदी जी के लिए बड़ी अच्छे अल्फाज में उनकी तारीफ की है, प्रेज किया है उन्होंने। और यही मैं समझता हूँ इस वक्त ये सारी खबरें चल रही हैं। और मैं आपको पता ही, अब मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब भी आपको आपसे बात करूं, अपडेट करूं आपके सुनने वालों। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। और देखने वाले बहुत पसंद करते हैं, बहुत से मैसेजेस आते हैं कि तारड़ साहब को, इवन कुछ लोग कहते हैं डेली बेस पे तारड़ साहब को मतलब इवनिंग में एक टाइम रखा जाए, लेकिन जाहिर बात है आपकी भी मसरूफियत रहती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि साजिद तारड़ साहब की बातें, उनकी ओपिनियन आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। खास तौर पे जो साजिद तारड़ साहब की एक ट्वीट बहुत वायरल है इंडियन मीडिया पे, और कहा यह जा रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका जिक्र किया है, उस हवाले से आपको कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। क्या तारड़ साहब ने जो प्रेडिक्शन की है कि नेक्स्ट 2024 में जो इंडिया के इलेक्शन होंगे उसमें दोबारा से इंडियन प्राइम मिनिस्टर फिर से मतलब यह है कि अपना बीजेपी विन करेगी और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनेंगे, आप इनकी इस प्रेडिक्शन के हवाले से क्या कहना चाहते हैं ये भी बता सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।